राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी विद्यालय और महाविद्यालयों को 2 अगस्त से खोलने का लिया निर्णय। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सबसे पहले शुरू होंगी। नारायणपुर जिले में हुए माओवादी हमले में एक जवान शहीद, एक अन्य जवान घायल। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। और ओलंपिक में तलवारबाजी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी भवानी देवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद अब राज्य के सभी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को आगामी 2 अगस्त से खोलने का निर्णय लिया गया है। कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों में भौतिक रूप से 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ अध्यापन का कार्य शुरू करने का फैसला लिया गया है। सबसे पहले 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी पूर्व की भांति संचालित होती रहेंगी। राज्य के सभी ITI में भी अध्यापन कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं मेडिकल, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आंगनबाड़ियों को 26 जुलाई से 2 पालियों में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। संक्रमण का प्रतिशत और कोरोना का गाइडलाइन, ये दोनों स्कूल कॉलेज खोलने के जो निर्णय हुए उसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संक्रमण का प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो निर्णय पुनर्विचार हो जाएगा और प्रोटोकॉल कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना ही होगा। और जहां बच्चे, जैसे मैंने आंगनबाड़ी के कहा, वो 2 पालियों में हो जाएगा। 35 बच्चों का एक होता है ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी, तो 15 बच्चे आएंगे तो उसका पालन किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जमीन के बाजार मूल्य और पंजीयन शुल्क में आगामी 31 मई 2022 तक छूट दिए जाने की अधिसूचना का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से किए जाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। इसके अलावा शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय के लिए नवा रायपुर अटल नगर में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही नवा रायपुर में ही विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान के स्थापना के लिए 20 एकड़ भूमि स्कूल शिक्षा विभाग को निःशुल्क आवंटित किए जाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की संपत्तियों को लागत मूल्य पर बेचने और भाड़ा क्रय योजना तथा वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने का फैसला भी किया गया। साथ ही सभी को अंतिम किश्तों के भुगतान पर कुल ब्याज में 15% छूट देने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में दवा उद्योगों की औद्योगिक नीति 2019-24 में विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूर किया गया। कोरोना काल में शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हुआ है। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने से माता पिता की चिंता भी बढ़ गई थी। ऐसे दौर में बच्चों को पढ़ाने के लिए मोहल्ला क्लास शुरू की गई, जो आज बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अलग अलग मोहल्ले में एकत्रित कर उनके घरों के पास ही पढ़ाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस माध्यम ने न सिर्फ शिक्षा का चेहरा बदल दिया, बल्कि वैश्विक महामारी के दौर में जब स्कूलों के दरवाजे बंद रहे, तब मोहल्लों में गिनती और पहाड़ों की आवाज सुनाई पड़ रही है। कोरिया जिले में भी ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें मोहल्ला क्लास में पढ़ाया जा रहा है। मोहल्ला क्लास में पढ़ रही छात्रा ने बताया कि सभी छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो रही है और पाठ्यक्रम भी पूरा किया जा रहा है।
यहाँ मोहल्ला क्लास लगती हैं, सारे सर टीचर मैम सब एक साथ 10:30 बजे स्टूडेंट सब आते हैं और यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है और जल्दी से जल्दी हमारा स्कूल खुले और हम स्कूल जाएं और हमारी अच्छी से पढ़ाई हो, एग्ज़ाम हो जाए। वहीं शिक्षिका मिलरेड लकड़ा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मोहल्ला क्लास के जरिए छात्रों की बेहतर पढ़ाई हो रही है। हमारे यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मोहल्ला क्लास कराया जा रहा है। सभी टीचर्स एवं स्टूडेंट्स टाइम पर स्कूल में आ जाते हैं और अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी मास्क, सैनिटाइज़र एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। सभी बच्चे क्लास में पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे हैं। हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट्स के सभी टीचर्स हैं। सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अपने पीरियड में समय पर होती है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सभी बच्चों का रिस्पांस पॉजिटिव है। जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि जिले में 1500 से अधिक मोहल्ला क्लास संचालित किए जा रहे हैं। वहीं जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, वहां ऑनलाइन क्लास का भी संचालन किया जा रहा है। अभी लगभग हमारे यहाँ 1506 मोहल्ला क्लास जो है संचालित हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं और जहाँ पे नेट की सुविधा है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस को भी प्राथमिकता से ले रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रयास हम लोग का यही है कि कोरोना काल में बच्चे पढ़ाई से जो भी वंचित हो रहे हैं उसको कम से कम किया जाए और अधिक से अधिक जो है कोई स्कूल है जहाँ पे यदि वहाँ पे कोई ऐसा सेट मिल जा रहा है या समुदाय के सहयोग से वहाँ पे कोई किसी का बरामदा मिल जा रहा है जहाँ पे डिस्टेंस बना करके और बच्चों को कोविड का पालन करते हुए और सहायक सामग्री और की व्यवस्था करके और बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने लिखाने का काम जो है हमारे शिक्षक कर रहे हैं। गौरतलब है कि मोहल्ला क्लास में प्रकृति की छांव में पढ़ाई के साथ साथ अन्य रचनात्मक गतिविधियां भी कराई जाती हैं। इस दौरान कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाता है। नारायणपुर जिले में हुए माओवादी हमले में एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक अन्य जवान घायल हो गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले के आमदई और शिव मंदिर मार्ग के बीच पहाड़ी पर रोड ओपनिंग पार्टी पर माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने बताया कि माओवादियों की गोलीबारी में आईटीबीपी का एक जवान शिव नारायण मीणा शहीद हो गया, वहीं एक अन्य जवान घायल हो गया। जिला नारायणपुर नारायणपुर छोटे डोंगर मोर्चा मार्ग में आईटीबीपी पुलिस बल के द्वारा एक सड़क सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरओसी ड्यूटी और रोड ओपनिंग ड्यूटी थे। इस दौरान सवेरे लगभग 10 बजे के आसपास जो आरओपी ड्यूटी में जो हमारा आईटीबीपी के जो जवान थे उसके ऊपर एक टारगेटेड फायरिंग हुआ थे। उस फायरिंग में हमारा जवान शिवनारायण मीणा मूलतः राजस्थान के रहने वाला है। स्पॉट में उनकी पीठ में गोली लगने के कारण से तत्काल स्पॉट में उनका डेथ हो गए थे। उसमें एक और एएसआई केशवराम, उनका पैर में मामूली चोट था, अभी इलाज हो गया, उनका खतरा से बाहर है, चल फिर सकता है और खुद ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई, अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इस प्रकार आज की वारदात में हमारे एक आईटीबीपी जवान शहीद हो गए थे और एक एएसआई उनका मामूली चोट आए थे। इस हमले के बाद विधायक चंदन कश्यप को हेलीकॉप्टर के जरिए नारायणपुर सुरक्षित वापस भेजा गया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। लोगों ने स्थानीय मस्जिदों में सीमित संख्या में कोविड के बचाव के नियमों का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। कुछ राज्यों में कोविड प्रतिबंध लागू होने के कारण लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। अधिकतर स्थानों में सामूहिक नमाज अदा करने का आयोजन नहीं हुआ। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और विद्वानों ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पर्व मनाने की अपील की है। ईद उल अजहा मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है। इसमें तमाम मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और परवरदिगार आलम से दुआएं करते हैं और तमाम लोगों से प्यार से मोहब्बत से मिलते हैं और गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि सबसे मोहब्बत करो और गरीबों की मदद करो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि ये पर्व मानवीय करुणा, सद्भाव और जन सेवा की भावना को और भी मजबूत करेगा। छत्तीसगढ़ में भी ये पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने इस पर्व पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल अजहा का पर्व ईश्वर के प्रति समर्पण और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से परस्पर सद्भाव, एकता और भाईचारे की गौरवशाली परंपरा के अनुसार पर्व मनाने की अपील की है। इधर दुर्ग जिले में भी कुर्बानी और त्याग का पर्व ईद उल अजहा पारंपरिक सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। भिलाई स्थित जामा मस्जिद में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नमाज अदा की जा रही है। इस दौरान नमाजियों ने देश में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने बताया कि ये पर्व त्याग के साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने का पैगाम भी देता है। नमाज ईद की 2 रकात नमाज ईद अदा करते हैं और ईद की नमाज के बाद जो है हर मालिक के निसाब जो पैसे वाले लोग हैं वो कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी का जो असल मकसद है वो ये नहीं कि उसके गोश्त वगैरह से फ़ायदा उठाया जाए, बल्कि जो उसका असल मकसद है वो ये है कि साल में कम से कम हर मुसलमान का एक लाजमी फरीज़ा बनता है कि अपने पड़ोस, अपने दोस्त अहबाब और गरीबों के लिए जो है वो गोश्त का इंतज़ाम करें, गरीबों में तकसीम करें। कुर्बानी का जो माना ही है, जो उसकी मीनिंग है वो यही है कि कुर्बान करना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के बारगाह में अपने माल, जान, धन सारी चीज़ों को कुर्बान करना, ये कुर्बानी का असल मकसद है। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोगों ने भी ईद उल अजहा पर्व की बधाई दी है। यूं तो तलवारबाजी भारतीय रणबांकुरों की शौर्य गाथाओं का हिस्सा रही है, लेकिन खेल के रूप में इसे पहचाना टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली तलवारबाज सीए भवानी देवी ने। टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें भारत पहली बार हिस्सा लेने जा रहा है। शौर्य और सफलता की नई कहानी लिख चुकी ये खिलाड़ी अब टोक्यो में शानदार प्रदर्शन करके भारतीय ओलंपिक के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना लिखना चाहेंगी। भवानी की तलवारबाजी में रुचि स्कूल से ही शुरू हो गई थी। साल 2009 के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता था और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पेश है एक रिपोर्ट। 2012 जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप मेडलिस्ट, 2014 एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट, 2018 सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियन, भारतीय फेंसिंग को पहली बार ओलंपिक्स में पहुंचाने वाली। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान से प्रेरित होकर अपनी हर कोशिश में पूरी तन्मयता से जुड़ी हैं भारतीय सेबर फेंसर भवानी देवी। चेन्नई के मध्यम वर्गीय परिवार के 5 बच्चों में सबसे छोटी भवानी ने 11 साल की उम्र में बांस की डंडियों के साथ तलवारबाजी सीखनी शुरू की और इस खेल के शिखर तक पहुंच गईं। At the beginning, it was difficult for me to buy a complete fencing equipments. That's why we used to train with the bamboo sticks during our practice at Nehru Stadium, and we used to proper equipments only for the competition so that we can save money and use the equipments for longer period. लेकिन अपनी तमाम अचीवमेंट्स के बावजूद भवानी 2016 के रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। अपनी हार को पीछे छोड़ते हुए भवानी ने जल्द ही एक नए जोश के साथ मैदान में जबरदस्त वापसी की और एशिया ओशियानिक जोन में ऑफिशियल रैंकिंग्स के आधार पर टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार फेंसिंग में भारत की भागीदारी सुनिश्चित की। The government of India support has played a very important role in my career, especially the recent support from STOPS and SAI helped me to perform better in the tournaments and help in right time helped me to qualify for Tokyo Olympics. I always want to make my country proud and do my best efforts to make India proud always.
अपने कौशल और अभूतपूर्व उपलब्धियों के बल पर भारत को ओलंपिक के फेंसिंग रिंग में पहली बार जगह दिलाने वाली भवानी देवी हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।